नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। डेली न्यूज एनालिसिस 30 नवंबर 2022। देखिए, इस वीडियो में केवल न्यूज में कवर करूंगा। 2 घंटे के बाद हम डेली एडिटोरियल एनालिसिस भी अपलोड करेंगे, ठीक है। सो प्लीज बेयर विद अस। तो आज की इंपॉर्टेंट न्यूज कौन कौन सा है दोस्तों? नंबर 1, डबलिंग कोर्ट स्ट्रेंथ वॉन्ट एंड पेंडेंसी सुप्रीम कोर्ट। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन पहुंचा है कि सुप्रीम कोर्ट का जुडिशियल स्ट्रेंथ इंक्रीज करना चाहिए करके। तो इस पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का क्या कहना है और कुछ डाटा भी हम डिस्कस करेंगे। फिर देखिए, मनरेगा से रिलेटेड एक न्यूज़ है दोस्तों, इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। फिर देखिए, जर्मनी और कतर के बीच में एक एग्रीमेंट साइन हुआ है नेचुरल गैस सप्लाई के लिए, उसके बारे में देखेंगे। फिर कुकी चिन रेफ्यूजी से रिलेटेड एक न्यूज़ है, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। वर्ड ऑफ द डे देख लेते हैं, स्टेप अप योर गेम। इसका मतलब है टू स्टार्ट परफॉर्मिंग बेटर, अपने आप को इंप्रूव करना, अच्छा परफॉर्मेंस देना, यह है स्टेप अप योर गेम। जेनिफर बेटर स्टेप अप हर गेम इफ शी वांट्स टू मेक बिग इन बास्केटबॉल। तो बेसिकली जेनिफर अगर बास्केटबॉल में अच्छा परफॉर्मेंस देना चाहता है तो अपने आप को और इंप्रूव करना पड़ेगा और हार्ड वर्क करना पड़ेगा। तो ऐसे केसेस में आप बोल सकते हैं स्टेप अप योर गेम। तो आगे जाने से पहले लेक्चर पर लाइक का बटन, चैनल को अब तक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिएगा। हमें सपोर्ट करने के लिए आप सुपर थैंक्स का ऑप्शन यूज कर सकते हो। शुरुआत करते हैं दोस्तों, सबसे पहला न्यूज, डबलिंग कोर्ट स्ट्रेंथ वॉन्ट एंड पेंडेंसी सुप्रीम कोर्ट। जीएस पेपर 2 जुडिशरी में न्यूज आपको काम आएगा। सुप्रीम कोर्ट के सामने एक पिटीशन पहुंचा है कि सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स का जो जुडिशियल स्ट्रेंथ है, मतलब नंबर ऑफ जजेस है, उसे इंक्रीज करना चाहिए करके। क्योंकि ऑलरेडी लाखों करोड़ों केसेस पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट के सामने, हाई कोर्ट्स के सामने और लोअर कोर्ट्स के सामने। वैसे सुप्रीम कोर्ट का प्रेजेंट सैंक्शनड स्ट्रेंथ कितना है? 34 है, ध्यान दीजिएगा, इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो यह पिटीशन पहुंचा था चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ साहब के सामने। उनका कहना यह है, डबलिंग कोर्ट स्ट्रेंथ वॉन्ट एंड पेंडेंसी। कोर्ट स्ट्रेंथ इंक्रीज करने से या फिर नंबर ऑफ जजेस इंक्रीज करने से पेंडेंसी ऑफ केसेस खत्म नहीं होने वाला है, क्योंकि प्रॉब्लम सिस्टम का है, जजेस की नहीं। देखिए, अब सबको पता है दोस्तों, हमारे देश में क्या होता है, लोअर कोर्ट्स में कोई जब केस हार जाता है तो वो अपील देते हैं। अब वो अपील का हियरिंग होते होते टाइम लग जाता है, और हियरिंग के टाइम पर कभी पिटिशनर प्रेजेंट होता है तो कभी रेस्पोंडेंट प्रेजेंट नहीं होते, कभी रेस्पोंडेंट प्रेजेंट होते हैं तो पिटिशनर प्रेजेंट नहीं होते। तो इस तरह अलग अलग रीजंस की वजह से केसेस पोस्टपोन होते जाता है। तो वो भी एक रीजन है, हमारा सिस्टम का प्रॉब्लम है, नंबर ऑफ जजेस की कमी नहीं है। इस तरह चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ साहब का कहना है। उनका कहना यह भी है, आजकल गुड लॉयर्स मिलते ही नहीं है हाईकोर्ट के जुडिशियल वैकेंसीज को फिलअप करने के लिए। तो ऑलरेडी ये प्रॉब्लम चल रहा है, तो हाईकोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट का जुडिशियल स्ट्रेंथ इंक्रीज करने से ज्यादा कोई फायदा नहीं होने वाला है, सिस्टम का प्रॉब्लम है। साथ साथ में कुछ इंपॉर्टेंट डाटा भी डिस्कस कर लेते हैं। हाउ मेनी केसेस आर पेंडिंग इन इंडिया? सुप्रीम कोर्ट में करीब 60,000 केसेस, डिफरेंट हाई कोर्ट्स में करीब 42 लाख केसेस, डिस्ट्रिक्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में 2.7 करोड़ केसेस। So why do Indian courts have a huge backlog of cases? इतने बैकलॉग होने का बेसिक रीजंस क्या क्या है दोस्तों? नंबर 1, इंक्रीज इन द अवेयरनेस ऑफ राइट्स बाय ए कॉमन मैन। आजकल लोगों का अवेयरनेस बढ़ गया है दोस्तों, लोग ज्यादा ही समझदार हो गया है अपने लीगल राइट्स के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के बारे में। तो हर एक मैटर के लिए आजकल वो कोर्ट्स पहुंचते हैं। अगला है न्यू मैकेनिज्म्स लाइक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्सेट्रा। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन मतलब क्या होता है? पब्लिक इंटरेस्ट के लिए जब केसेस फाइल किया जाता है, मतलब जजमेंट से एक इंडिविजुअल को नहीं, एक ग्रुप ऑफ पीपल को जस्टिस मिल जाएगा, ऐसे लिटिगेशन से पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। 1979 में पहला पीएएल फाइल हुआ था हमारे देश में, ठीक है। तो ये पीएएल सिस्टम शुरू होने के बाद बहुत सारे केसेस रिपोर्ट होने लग गया कोर्ट्स में। एंड आरटीए, राइट टू इंफॉर्मेशन, 2005 में पार्लियामेंट ने एक्ट पास किया था। आरटीए के बाद भी बहुत सारे केसेस फाइल होने लग गया कोर्ट्स में। तो ये जो न्यू मैकेनिज्म से पीएएल, आरटीए भी एक रीजन है दोस्तों इतने सारे बैकलॉग ऑफ केसेस होने का, ये बताया जा रहा है। थर्ड इज देयर आर नॉट इनफ जजेस। ये तो बात सच है दोस्तों, जजेस की कमी तो है। 1987 का लॉ कमीशन रिपोर्ट के हिसाब से हर 10 लाख पॉपुलेशन के लिए 50 जजेस की जरूरत है हमारे देश में, पर अभी के हिसाब से हर 10 लाख पॉपुलेशन के लिए केवल 10 जजेस है। सो दिस इज अ फैक्ट दैट देयर आर नॉट इनफ जजेस। अगला है, देयर आर नॉट इनफ कोर्ट्स, बोथ सेंटर एंड स्टेट्स आर शोइंग डिसइंटरेस्ट इन स्पेंडिंग ऑन द जुडिशरी। देखिए, जुडिशरी के ऊपर स्पेंडिंग बहुत कम है दोस्तों। इंडियन जुडिशरी में केवल 0.1% ऑफ द बजट अलॉटेड है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, एंड स्टेट गवर्नमेंट्स की तरफ से केवल 0.4% ऑफ द बजट। तो जब तक कोर्ट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव नहीं करोगे या फिर एडिशनल कोर्ट्स एस्टैब्लिश नहीं करोगे, फिर काम कैसे चलेगा? तो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट्स हो, उनका जो बजटरी अलोकेशन है जुडिशरी के लिए वो काफी कम है। अगला है, देयर इज टू मच लिटिगेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड। हमारा देश का हाल यह है
कि जुडिशरी को गवर्नमेंट केसेस से फुर्सत नहीं मिलता, सबसे ज्यादा केसेस पेंडिंग है गवर्नमेंट साइड से, तो ये भी तो एक प्रॉब्लम है। एंड फाइनली वेक ड्राफ्टिंग ऑफ लॉज। अब देखिए हमारे लॉ मेकर्स जो लॉज ड्राफ्ट करते हैं उसमें एटमोस्ट केयर देना पड़ता है, क्योंकि अगर लॉज के जो प्रोविजन है उसमें फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है तो भी सी बात है सुप्रीम कोर्ट जो है उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करेंगे, और ऐसे कई सारे केसेस भी हुआ है। तो क्या लॉ मेकर्स को यह बात पता नहीं है क्या कि ठीक तरह से लॉज को ड्राफ्ट करना चाहिए ताकि किसी का फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन ना हो? तो वेक ड्राफ्टिंग ऑफ लॉज की वजह से भी काफी सारे केसेस पहुंच जाता है सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स में। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, करंटली द सुप्रीम कोर्ट हैज 193 वर्किंग डेज इन ए ईयर। एक साल में सुप्रीम कोर्ट केवल 193 डेज काम करते हैं। हाई कोर्ट्स की बात किया जाए 210 एंड ट्रायल कोर्ट्स की बात किया जाए 245 डेज। सुप्रीम कोर्ट का एक एनुअल कैलेंडर में 5 वेकेशन है दोस्तों। एक समर ब्रेक है 45 डेज का, विंटर ब्रेक है 15 डेज का, होली वेकेशन है 1 वीक का। तो नंबर ऑफ वर्किंग डेज की कमी भी एक रीजन है इतने सारे बैकलॉग ऑफ केसेस का। पर एक बात यह दोस्तों, जब कोई इमरजेंसी केस आता है वेकेशन पीरियड में तब सुप्रीम कोर्ट वेकेशन बेंच बिठाते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला एक छोटा सा न्यूज है दोस्तों, सिंगापुर एयरलाइंस टू गेट 25.1% इन एयर इंडिया एज पार्ट ऑफ विस्तारा मर्जर डील विथ टाटा। देखिए आप सबको पता है लास्ट जनवरी में टाटा सन्स एयर इंडिया एंड एयर इंडिया एक्सप्रेस खरीदा था गवर्नमेंट से, ठीक है। नाउ एयर इंडिया का और एक जॉइंट वेंचर है दोस्तों सिंगापुर एयरलाइंस के साथ, वो है विस्तारा। अब विस्तारा और टाटा का मर्जर होने वाला है, तो इसके साथ साथ सिंगापुर एयरलाइंस क्या करेंगे, एयर इंडिया का 25.1% स्टेक खरीदेंगे और 2059 करोड़ का इन्वेस्टमेंट भी करेंगे, ठीक है। वैसे एयर इंडिया ग्रुप लास्ट मंथ एयर एशिया इंडिया खरीदा था मलेशिया एयर एशिया एविएशन ग्रुप से। तो अब एयर इंडिया ग्रुप जो है बहुत बड़ा ग्रुप बनने वाला है। तो एयर इंडिया ग्रुप के अंडर कौन कौन से एयरलाइंस होंगे? 1 इज एयर इंडिया, 2nd इज विस्तारा, 3rd इज एयर एशिया, 4th इज एयर इंडिया एक्सप्रेस। अगला है नीति आयोग प्रपोजेस डीकार्बनाइजिंग ऑफ इंडस्ट्रियल एमिशंस, जीएस पेपर 3 एनवायरनमेंट एंड कंजर्वेशन में ये न्यूज आपको काम आएगा। देखिए नीति आयोग एक रिपोर्ट के थ्रू ये बोला है अगर 2050 तक हमारे CO2 एमिशंस को 50% तक कट डाउन करना है तो हमें कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज टेक्नोलॉजी यूज करना पड़ेगा हमारे हाई पोल्यूटिंग सेक्टर्स सच एज स्टील, सीमेंट, ऑयल, गैस, पेट्रोकेमिकल्स, केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स इंडस्ट्री में। यह रिपोर्ट रिलीज किया है नीति आयोग के वाइस चेयरमैन सुमन के बेरी साहब। उन्होंने ये बोला है कि अगर हमें लो कार्बन हाइड्रोजन इकोनॉमी को प्रमोट करना है, CO2 स्टॉक को एटमॉस्फेयर से रिमूव करना है, तो CCUS जैसे टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करना पड़ेगा। वैसे इंडिया का पर कैपिटा CO2 एमिशंस 1.9 टन पर एनम था। क्या है पर कैपिटा CO2 एमिशंस? पूरे देश का CO2 एमिशन देखो एक साल का, उसे पॉपुलेशन से डिवाइड करो तो हमें मिल जाएगा पर कैपिटा CO2 एमिशंस। ये ग्लोबल एवरेज से 40% कम है दोस्तों, एंड अबाउट 1/4 ऑफ दैट ऑफ चाइना। तो हम इतने बड़े एक पोल्यूटर नहीं है CO2 एमिशंस के पर्सपेक्टिव में, हमसे भी दूर अंदर बैठे हुए। पर बात यह भी है दोस्तों इंडिया का पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो अगर आप पॉपुलेशन के साथ डिवाइड करोगे तो ऑब्वियसली इंडिया का पर कैपिटा एमिशंस कम होना चाहिए। पर उसे एक पॉजिटिव नजर से हम देख सकते हैं, इतना पॉपुलेशन होने के बावजूद भी हमारा पर कैपिटा CO2 एमिशन केवल 1.9 टन पर एनम है, जो 40% कम है ग्लोबल एवरेज से। समझ रहे हो ना? और चाइना से तो हम 1/4 है। We need a sustainable solution for the decarbonization of sectors that contribute to 70% of emission। तो देखिए ये जो CCUS टेक्नोलॉजी है वो क्या है मैं आपको आगे बताऊंगा। वैसे तो ये टेक्नोलॉजी हमें यूज करना पड़ेगा उन सेक्टर्स में जहां पे सबसे ज्यादा कार्बन एमिशन होता है, ठीक है। सो CCUS हैज एन इंपॉर्टेंट एंड क्रिटिकल रोल टू प्ले इन इट, स्पेशली फॉर इंडिया टू अकम्प्लिश नेट जीरो बाई 2070। देखिए आपको याद होगा 2021 में जब COP26 हुआ था, अभी तो COP27 भी हो चुका है। COP26 हुआ था ग्लासगो स्कॉटलैंड यूनाइटेड किंगडम में। उधर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने यह कमिट करके आया था कि हम 2070 तक नेट जीरो एमिशंस अचीव करेंगे। नेट जीरो एमिशन मतलब क्या है? जितना कार्बन आप एमिट कर रहे हो उतना आपको अब्जॉर्ब भी करना पड़ेगा, आपका जो नेट एमिशंस है वो जीरो करना पड़ेगा। तो ये 2070 तक हमें अकम्प्लिश करने का प्लान है। तो अगर ये प्लान को मीट करना है, बेसिकली अगर इस टारगेट को हमें फुलफिल करना है तो इस तरह के टेक्नोलॉजी हमें यूज करना पड़ेगा, ऐसे बोला है नीति आयोग वाइस चेयरमैन सुमन के बेरी। तो क्या है कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज टेक्नोलॉजी?
एज द नेम इंडिकेट्स, इधर कार्बन को कैप्चर करना है या फिर यूटिलाइज करना है या फिर स्टोर करना है. So it is the process of capturing carbon dioxide emissions and either using them or utilizing them to make things such as building materials or permanently storing them thousands of feet below the surface. देखिए, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कार्बन एमिटिंग सेक्टर है दोस्तों इंडस्ट्रियल सेक्टर. तो इंडस्ट्रियल सेक्टर से जो कार्बन एमिशंस होता है उसे अगर आप कैप्चर करोगे तो ऑब्वियस सी बात है उतना कार्बन एमिशंस कम होगा, है कि? तो उस कार्बन को एटमॉस्फेयर में एंटर करने से आपको रोकना है, तो आपको क्या करना होगा? उसे कैप्चर करना होगा. कैप्चर करने के बाद उस कार्बन के साथ आप क्या करोगे? या तो उसे यूटिलाइज करो, उसे बिल्डिंग मटेरियल्स वगैरह बनाने के लिए यूज करो, या फिर उसे थाउजेंड्स ऑफ फीट बिलो द सरफेस भेज दो, उधर ही स्टोर कर लो ताकि ये एटमॉस्फेयर में रिलीज ना हो जाए. तो ये कैसे करेंगे? द कार्बन डाइऑक्साइड इज सेंट थ्रू एन इंजेक्शन वेल deep underground where it is locked away safely and permanently. So deep underground उस कार्बन डाइऑक्साइड को लॉक करेंगे, स्टोर करेंगे परमानेंट. So it helps reduce the carbon intensity of industrial operations. इंडस्ट्रियल ऑपरेशंस का कार्बन इंटेंसिटी रिड्यूस करने में CCUS जैसे टेक्नोलॉजी मदद करेंगे. एंड इट इज ऑल्सो ए क्रिटिकल कंपोनेंट ऑफ मीटिंग द ग्लोबल नेट जीरो एम्बिशंस ऑफ पेरिस एग्रीमेंट. पेरिस एग्रीमेंट या फिर पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड के बारे में आपको पता होगा. पेरिस एग्रीमेंट में काफी सारे टारगेट्स हैं, उसमें से एक है ग्लोबल नेट जीरो एम्बिशंस, मतलब ग्लोबली नेट जीरो एमिशंस को अचीव करना है. जैसे कि इंडिया 2070 तक अचीव करने की कोशिश में है, तो ग्लोबली नेट जीरो एम्बिशंस अचीव करना ये पेरिस एग्रीमेंट का वन ऑफ द टारगेट है. तो CCUS जैसे टेक्नोलॉजी ग्लोबल नेट जीरो एम्बिशंस ऑफ पेरिस एग्रीमेंट को अचीव करने में मदद करेंगे, ये बताया जा रहा है. ठीक है, वैसे पेरिस एग्रीमेंट का द मोस्ट इंपॉर्टेंट टारगेट क्या है? ग्लोबल वार्मिंग को 2 डिग्री सेल्सियस के अंदर कंटेन करना, हो सके तो 1.5 डिग्री सेल्सियस के अंदर. पर देखिए दोस्तों, अनफॉर्चुनेटली ऐसा लग रहा है कि पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड्स के जो टारगेट है उसे हम अचीव नहीं कर पाएंगे. हम माने पूरी दुनिया अचीव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि देखिए जिस हिसाब से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है ना, साइंटिस्ट का कहना यह है 2100 तक 2 डिग्री से लेके 3 डिग्री तक टेम्परेचर इंक्रीज होगा. और जिस हिसाब से वर्ल्ड कंट्रीज क्लाइमेट चेंज को टैकल करने के लिए प्रॉपर तरीके से एक्शन नहीं ले रहा है, वो सब देखने से यही लग रहा है दोस्तों पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड्स के जो टारगेट्स हैं वो हम अचीव नहीं कर पाएंगे. अगर अचीव करना है तो एम्बिशियस मिटिगेशन एक्शंस चाहिए होगा दैट कुड इंक्लूड लार्ज स्केल डिप्लॉयमेंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल टेक्नोलॉजीज लाइक CCUS. तो CCUS जैसे टेक्नोलॉजीज का लार्ज स्केल डिप्लॉयमेंट करना होगा. वैसे इस बार जब COP27 हुआ था ना शर्म एल शेख इजिप्ट में, तब डेवलपिंग कंट्रीज ने मिलकर यह बात बोला था कि अगर डेवलप्ड कंट्रीज मदद नहीं करेंगे तो हम पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड के टारगेट्स को अचीव नहीं कर पाएंगे. वैसे पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड के टाइम से ही डेवलप्ड कंट्रीज ने, ये डेवलपिंग कंट्रीज एंड लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज को बोला था कि हम आपको पैसे प्रोवाइड करेंगे, बेसिकली क्लाइमेट फंडिंग करेंगे, एक टाइप का कॉम्पनसेशन है. इसका मतलब है दोस्तों, देखिए जितने डेवलप्ड कंट्रीज है ना, वो तो बहुत सारे कार्बन एमिशंस करके बैठा हुआ है और डेवलप्ड कंट्रीज बन भी गए, पर डेवलपिंग कंट्रीज तो धीरे धीरे डेवलप हो रहा है ना. डेवलपिंग कंट्रीज एंड लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज तो रिसेंटली इंडिपेंडेंट हुआ, तब तक तो आज जो डेवलप्ड कंट्रीज है उनके कॉलोनीज थे, है कि नहीं? तो अभी हम डेवलप होने की कोशिश में है और आप हमें बोल रहे हो फॉसिल फ्यूल मत जलाओ, रिन्यूएबल एनर्जी यूज करो. तो इसके लिए खर्चा है, वो जो खर्चा है, वो जो कॉम्पनसेशन है, वो डेवलप्ड कंट्रीज को देना होगा. इस तरह पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड के टाइम से ही बात हुआ था और डेवलप कंट्रीज ने बोला भी था कि हम पैसे प्रोवाइड करेंगे, पर किसी ने दिया नहीं है. पर फॉर्चुनेटली इस बार COP27 में एक लॉस एंड डैमेज फंड क्रिएट किया है. अब ये देखना पड़ेगा कि आने वाले टाइम पर लॉस एंड डैमेज फंड भी किस तरह काम करते हैं. वैसे ये लॉस एंड डैमेज फंड मतलब क्या होता है, यह सब हमने पहले भी डिस्कस किया है और एक बार बता देता हूं. क्लाइमेट चेंज की वजह से आजकल जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हो रहा है ना, जैसे कि कहीं पे फ्लड्स हो रहा है, कहीं पे लैंडस्लाइड्स हो रहा है, कहीं पे सी लेवल राइज होने की वजह से सिटीज पानी के नीचे आ रहा है, तो ये सब एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स के टाइम पर जो डिसास्टर्स होते हैं, जो लॉस होते हैं, डैमेज होते हैं, उसे कॉम्पनसेट करने के लिए एक लॉस एंड डैमेज फंड क्रिएट करेंगे करके COP27 में बोला है. तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज टेक्नोलॉजी के बारे में. देखिए नाम से ही आपको पता होना चाहिए, लिखा है कैप्चर, यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज, इस तरह रिलेट करके पढ़ने का. ठीक है. नाउ अगला है तेलंगाना गेट्स रिकवरी नोटिस फॉर टेकिंग अप वर्क्स नॉट अलाउड अंडर मनरेगा. GS पेपर 2 एम्प्लॉयमेंट में न्यूज आपको काम आएगा. यूनियन रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री एक नोटिस इशू किया है तेलंगाना गवर्नमेंट को.
asking it to return 151.9 crore spent under Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme, that is MGNREGS, on construction of fish or grain drying platforms which is not permitted under the scheme. देखिए, महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम के बारे में आपको पता होगा, हमने काफी बार डिस्कस किया है। अब इस स्कीम के अंडर कौन कौन से वर्क अंडरटेक कर सकता है, इसके बारे में ऑलरेडी गाइडलाइंस है। कौन कौन से हैं वो 10 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइडेड है, जैसे कि वाटरशेड एक्टिविटीज, इरिगेशन, फ्लड मैनेजमेंट वर्क, agricultural and livestock related works, fisheries and works in coastal areas and rural drinking water and sanitation related works। तो इतने कामों को छोड़ के और कोई काम करवा नहीं सकते मनरेगा के अंडर, बेसिकली महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम के अंडर। ठीक है, तो सेंट्रल टीम ने ऑब्जर्व किया है दैट द ड्राइंग प्लेटफॉर्म्स वेर बिल्ट अंडर द नेम कंस्ट्रक्शन ऑफ फूड ग्रेन स्टोरेज बिल्डिंग। देखिए, एक्चुअली तेलंगाना स्टेट गवर्नमेंट ने बनवाया है फिश और ग्रेन ड्राइंग प्लेटफॉर्म, बेसिकली जो फिश है उसे सुखाने के लिए या फिर ग्रेन्स को सुखाने के लिए एक प्लेटफॉर्म बनवाया, पर एक्चुअली ये कवर्ड नहीं है MGNREGS के अंडर। तो तेलंगाना स्टेट गवर्नमेंट ने स्मार्टली नाम दिया था कंस्ट्रक्शन ऑफ फूड ग्रेन स्टोरेज बिल्डिंग करके, पर एक्चुअली बनवाया कुछ और। ये सेंट्रल टीम ने ऑब्जर्व किया है। तो ऑलरेडी तेलंगाना स्टेट गवर्नमेंट 151.9 करोड़ रुपीस स्पेंड किया है ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ फिश ग्रेन ड्राइंग प्लेटफॉर्म्स। इसलिए है कि ये पर्टिकुलर वर्क MGNREGS के अंडर कवर्ड नहीं है, तो ये पैसे आपको हमें वापस करना होगा, इस तरह बोला है यूनियन रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने। नाउ वन इंपॉर्टेंट पॉइंट, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट का सेक्शन 27 सेंट्रल गवर्नमेंट को एम्पावर करता है टू गिव डायरेक्शंस टू द स्टेट फॉर इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ द एक्ट। तो बेसिकली मनरेगा के प्रोविजंस को इफेक्टिवली इंप्लीमेंट करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट्स को डायरेक्शंस इशू कर सकता है, ये लिखा है सेक्शन 27 ऑफ द मनरेगा में। सो इन्वोकिंग सेक्शन 27 क्लॉज 2 ऑफ द एक्ट, सेंटर कैन स्टॉप फंड्स फॉर एनी वायलेशंस। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की बात स्टेट गवर्नमेंट सुन नहीं रहा है इन रिलेशन विथ मनरेगा, तो सेंट्रल गवर्नमेंट फंड अलोकेशन भी बंद कर सकते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा। सेक्शन 27 ऑफ द मनरेगा ये कहता है अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की बात स्टेट गवर्नमेंट सुन नहीं रहा है तो सेंट्रल गवर्नमेंट फंड एलोकेशन भी बंद करेंगे। इन्वोकिंग द सेम प्रोविजन, एक्शन वाज टेकन अगेंस्ट द वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट अर्लियर दिस ईयर। इसी साल की शुरुआत में सेंट्रल गवर्नमेंट वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के अगेंस्ट भी एक्शन लिए थे। ठीक है, सो ध्यान दीजिएगा सेक्शन 27 ऑफ द मनरेगा। अगला है, इंडिया एंड बांग्लादेश एस्टैब्लिश कॉन्टैक्ट as more कुकी चिन refugees are expected to enter मिजोरम। GS पेपर टू refugees, इलीगल माइग्रेशन, ये सब में अलग अलग रीजंस की वजह से बांग्लादेश। देखिए, खत्तर लिक्विफाइड नेचुरल गैस सप्लाई करने वाला है जर्मनी को अंडर ए 15-year डील साइंड ऑन ट्यूसडे। देखिए, आप सबको पता होगा जर्मनी जो है रशिया के ऊपर डिपेंडेंट था नेचुरल गैस सप्लाई के लिए। रशिया यूक्रेन क्राइसिस के बाद रशियन गैस सप्लाई कट किया है। ठीक है, तो अब जर्मनी के पास कोई ऑप्शन नहीं था, जर्मनी को नेचुरल गैस चाहिए था। अब जर्मनी और खत्तर के बीच में एक डील साइन हुआ है दोस्तों, 15-year डील है। 2026 से खत्तर जर्मनी को नेचुरल गैस सप्लाई करेंगे। ठीक है, खत्तर वुड सेंड अप टू 2 million tons ऑफ गैस टू जर्मनी थ्रू एन अंडर कंस्ट्रक्शन टर्मिनल एट ब्रुन्सब्यूटल। तो ऑलरेडी एक टर्मिनल का काम चल रहा है दोस्तों, तो 2 million tons ऑफ गैस जर्मनी को खत्तर सप्लाई करेंगे अंडर द एग्रीमेंट। नाउ वैसे पूरा बैकग्राउंड तो आपको मालूम होगा दोस्तों, जर्मनी को रशिया से नेचुरल गैस सप्लाई मिलता था नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन के थ्रू। ये रशिया से लेके जर्मनी तक है, ब्लैक सी के नीचे से ये पाइपलाइन है। रिसेंटली नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन में एक अटैक भी हुआ था, इसके बारे में हमने आपको बताया भी था। तो देखिए, रशिया यूक्रेन क्राइसिस शुरू होने के बाद जर्मनी का स्टैंड रशिया के अगेंस्ट रहा है। तो रशिया ने बोला अभी हम उतना नेचुरल गैस आपको सप्लाई नहीं करेंगे जैसे हम पहले करते थे। इनफैक्ट लास्ट अगस्त से बिल्कुल गैस जर्मनी ने रिसीव नहीं किया है रशिया से। तो इसलिए जर्मनी अभी खत्तर के पास पहुंचा है, और खत्तर के पास नेचुरल गैस कितना है? बहुत है। दुनिया का टोटल नेचुरल गैस रिसोर्स का 14% खत्तर के पास है। सबसे ज्यादा तो रशिया के पास है, करीब 40%, फिर ईरान के पास है। वैसे रशिया का मेन सोर्स ऑफ इनकम भी नेचुरल गैस सप्लाई है, ये आपको ध्यान रखना है। नाउ खत्तर का मेजोरिटी ऑफ नेचुरल गैस लोकेटेड है मासिव ऑफशोर नॉर्थ फील्ड में। लोकेशन में आपको दिखा देता हूं, ये खत्तर है दोस्तों, पर्शियन गल्फ में है खत्तर। खत्तर का नॉर्थर्न साइड में एक जियोलॉजिकल एक्सटेंशन है जिसको नॉर्थ डोम बोलते हैं खत्तर, और ईरान बोलते हैं साउथ पार्ट्स। ये ईरान है दोस्तों, ये खत्तर है। अब ये जो है ना,
ये बिगेस्ट गैस फील्ड है दुनिया में, और ये गैस फील्ड को ईरान एंड खतर शेयर करते हैं। ईरान का पार्ट साउथ पार्ट्स, खतर का पार्ट नॉर्थ डोम या फिर नॉर्थ फील्ड। सो ईरान एंड खतर आर रेस्पेक्टिवली होल्डर्स ऑफ वर्ल्ड्स सेकंड एंड थर्ड लार्जेस्ट नेचुरल गैस रिजर्व्स बिहाइंड रशिया। ये मैंने आपको बता दिया। नाउ ईरान का साउथ पार्ट्स और खतर का नॉर्थ फील्ड गैस फील्ड में एन एस्टिमेटेड 50.97 ट्रिलियन क्यूबिक मीटर्स ऑफ गैस है, और ये टोटल एरिया कितना है दोस्तों, 9700 स्क्वायर किलोमीटर्स है। इसमें से 3700 स्क्वायर किलोमीटर्स है साउथ पार्ट्स जो ईरानियन टेरिटोरियल वाटर्स में है, एंड 6000 स्क्वायर किलोमीटर्स है खत्तारी टेरिटोरियल वाटर्स में। तो दोस्तों दैट्स इट। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। लेक्चर की पीडीएफ एज यूजुअल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय। हैव